दूसरे व्यक्ति। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द करंट अफेयर एडिशन फॉर टुडे। ये आज की पहली न्यूज़ रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया कुछ डाटा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इन्फॉर्म किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 10 जनवरी तक गवर्नमेंट ने 14.7 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट कर लिया है, जो कि इस साल सेट किए गए टारगेट का 80% है। और पिछले साल के कंपैरिजन में ये ग्रोथ 19.4% ज्यादा है। मतलब इसी पीरियड को अगर पिछले साल के सिमिलर पीरियड से कंपेयर किया जाएगा तो इस साल ये कलेक्शन में ग्रोथ 19.4% ज्यादा है। मतलब गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड मोर टैक्स। फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है पर्सनल इनकम टैक्स और दूसरा होता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के इन दो कंपोनेंट्स में इस पीरियड में पर्सनल इनकम टैक्स की ग्रोथ हुई है 26.11%, जो कि काफी ज्यादा है। और इस पीरियड में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की ग्रोथ हुई है 8.32%। अब कुछ रिपोर्ट्स की ये एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि ये टैक्स कलेक्शन अब तक इतनी हेल्दी चल रही है, तो उम्मीद है कि इस बजट ईयर में टारगेट से 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा कलेक्ट किए जा सकेंगे, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 12% ग्रोथ होगी। नाउ फ्रेंड्स, आपको ये स्टैटिस्टिक्स याद करने की जरूरत नहीं है। इस न्यूज़ इवेंट से आप ये समझें कि इकोनॉमी में क्या ट्रेंड चल रहा है। आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स से ग्रोथ हो रही है। अब इस ग्रोथ के भी काफी रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि इकोनॉमी इज डूइंग वेल, या फिर इसका ये रीजन भी हो सकता है कि इकोनॉमी इज डूइंग एज इट डज। पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो इन टैक्सेस को कलेक्ट करती है, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म कर लिया है, जिसकी वजह से टैक्स बॉयंसी और टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो गए हैं। लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। ये इजराइल और हमास के बीच चल रहे सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में एक पार्ट है। तो अब काफी और सारे नेशंस के साथ साउथ अफ्रीका ने भी अब इजराइल को एक्यूज किया है कि वो फलस्तीन में जीनोसाइड कमिट कर रहे हैं, मतलब वहां के लोगों को मार रहे हैं। साउथ अफ्रीका के कुछ लोगों का कहना है कि गाजा में चल रही ये वॉर इजराइल के एक लंबे प्लान का पार्ट है, जिसमें वो गाजा के फलस्तीनियंस को ओप्रेस करना चाहते हैं। और साउथ अफ्रीका ने फिर फलस्तीन के साथ अपने सपोर्ट को एक्सप्रेस करते हुए बोला है कि यूनाइटेड नेशंस के टॉप कोर्ट को इजराइल के अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन लेने चाहिए और इजराइल के गाजा में चल रहे ऑफेंसिव को इमीडिएटली रोक दिया जाना चाहिए। अब साउथ अफ्रीका के इन कमेंट्स का क्या इम्पैक्ट होता है, ये समय के साथ पता चलेगा। अगर इससे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, वी विल फॉलो इट अप। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है आर्ट एंड कल्चर से। इसका कॉन्टेक्स्ट है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखा गया एक लेटर। तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि बंगाली लैंग्वेज को इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया जाए। ममता बनर्जी का कहना है कि इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज लिस्ट में ऑलरेडी 6 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है और बंगाली लैंग्वेज भी उस लिस्ट में इंक्लूड होना डिजर्व करती है। ममता बनर्जी ने अपने इस रिक्वेस्ट के साथ बंगाली लैंग्वेज की हिस्ट्री को भी इंक्लूड किया है, जिसमें ये प्रूफ है कि इस लैंग्वेज की हिस्ट्री 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस की। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टैग देती है, रिकॉग्नाइज करती है। और ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जो काफी ज्यादा इवॉल्व होती हैं, जिनका एक काफी पुराना लिटरेरी ट्रेडिशन होता है, जिनकी ग्रामर भी डेवलप्ड होती है। फ्रेंड्स, क्लासिकल लैंग्वेजेस को सेलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया है जिसको गवर्नमेंट ने ही डेवलप किया है। वो क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया है कि ये लैंग्वेजेस 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। इन लैंग्वेजेस से रिलेटेड एंशिएंट लिटरेचर भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये लैंग्वेज ओरिजिनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और मेजर लैंग्वेज का ये मॉडिफिकेशन हो। फ्रेंड्स, इस समय देश में ऐसी 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट एज अ क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करती हैं। वो लैंग्वेजेस हैं, पहली संस्कृत, दूसरी उड़िया, तीसरी तमिल, चौथी तेलुगु,
5वीं कन्नड़ और 6ठी मलयालम। फ्रेंड्स, क्लासिकल लैंग्वेज पर तो प्रिलिमिनरी 2015 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में 4 लैंग्वेजेस लिस्ट की गई हैं और पूछा गया है कि रिसेंटली कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दिया गया है। ये क्वेश्चन प्रिलिमिनरी 2015 में पूछा गया था। फ्रेंड्स, यू शुड पे अटेंशन। अब फिलहाल समय में यूपीएससी का ट्रेंड काफी चेंज हो चुका है और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इस तरीके के फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन काफी कम पूछे जाते हैं। यूपीएससी का अब फोकस रहता है स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल नॉलेज को टेस्ट करने पर। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन में फैक्ट्स को याद करने के सिवाय कंसेप्चुअल नॉलेज को डेवलप करने पर ध्यान दें। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से और इसका कॉन्टेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड पर पूछे गए क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दी थी। अब उस काफी समय पहले दी गई एनवायरमेंटल क्लियरेंस के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट की गई टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी में उस कमेटी के कुछ मेंबर्स ने इस जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को लेकर ये कंसर्न्स एक्सप्रेस किए थे कि इस मस्टर्ड को एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना दी जाए, इससे नुकसान हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागा रत्ना ने गवर्नमेंट से अब पूछा है, ही हैज क्वेश्चन्ड द गवर्नमेंट, कि क्या कमेटी के उन मेंबर्स के कंसर्न्स को कंसीडर किया जाएगा जिन्होंने ये कंसर्न्स एक्सप्रेस किए थे कि इस मस्टर्ड को एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना दी जाए। अब इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। वो टॉपिक है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो फ्रेंड्स, इंडिया में कौन कौन सी बॉडीज हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को रेगुलेट करती हैं? तो ऐसी 3 कमिटीज हैं। पहली है इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटीज, दूसरी है रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी GEAC, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर फंक्शन करती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका स्टैच्यू है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फ्रेंड्स, ये एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। फ्रेंड्स, इस इवेंट से रिलेटेड और डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है। यहां पर हमने इस इवेंट को ब्रीफ में कवर किया है टू कीप द साइज ऑफ दिस एडिशन लिमिटेड, बट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके आज के नोट्स को एक्सेस कर लें और इन नोट्स को फिर डिटेल में पढ़ लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। इसका कॉन्टेक्स्ट है मालदीव्स और चाइना का रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता है कि मालदीव्स के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अपने इलेक्ट होने के बाद सबसे पहले गए थे टर्की में और टर्की के बाद अब वो चाइना में है। जनरली ऐसा नहीं होता था। मालदीव्स का कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद सबसे पहले इंडिया को विजिट करता था, बट इन प्रेसिडेंट ने ऐसा नहीं किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस न्यूज, तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले हैं, इन दोनों ने मिलकर कुछ एग्रीमेंट्स को साइन किया है। इन दोनों साइड्स ने प्लेज किया है कि वो आपस में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे और अपने आपस के रिलेशनशिप को बढ़ाकर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप कर देंगे। मालदीव्स ने यह भी अनाउंस किया है कि वो पार्टिसिपेट करेगी चाइना के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में, जो कि चाइना का एक मल्टीलेटरल फोरम है। इंडिया उसका पार्ट नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, यू शुड पे अटेंशन कि मालदीव्स ने अभी कुछ समय पहले हुए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट नहीं किया था और मालदीव्स ने अब चाइना के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री कर लिया है। और मालदीव्स के इन नए प्रेसिडेंट ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर भी सपोर्ट एक्सप्रेस किया है। अब फ्रेंड्स, चाइना और मालदीव्स के बीच बढ़ रहा है ये कॉपरेशन इंडिया के लिए थोड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि इंडिया चाइना को लेकर कंसर्न है कि चाइना इंडियन ओशन रीजन में एक्सपैंड करना चाहता है और उसके एक्सपेंशन का एक बेस होगा मालदीव्स। नाउ व्हाटएवर हैपेंस, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है गवर्नमेंट की नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से। तो गवर्नमेंट ने इंडिया की कुछ सिलेक्टेड 9 कंपनीज को गवर्नमेंट के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव्स देने शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI का यूज करती है, ये स्कीम भी उसी तरीके से
ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है कंपनीज को। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट किसी किसी केसेस में इंसेंटिव इसलिए देती है कि क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना चाहती है। उस केस में कि क्योंकि वो इंडस्ट्री काफी नई है और प्राइवेट सेक्टर को काफी रिस्क होता है कि क्योंकि चांसेस हैं कि उनका वो वेंचर प्रॉफिटेबल हो ही ना, तो उस केस में गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस से उन कंपनीज को सपोर्ट करती है कि आप इस नई इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें, हम आपकी मदद करेंगे। इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर भी ऐसी ही एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने पिछले साल जनवरी में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूव किया था और ये एक मेजर और बड़ा मिशन है जिसका बजट 19,744 करोड़ रुपए है। अब हम इस मिशन की ही बात करते हैं। फ्रेंड्स, जनवरी 2023 में लॉन्च किए गए इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से गवर्नमेंट की उम्मीद है कि साल 2030 तक इंडिया में हर साल 5 मिलियन मेट्रिक टन तक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो और गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से भी इस इंडस्ट्री में 8 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो। गवर्नमेंट की उम्मीद है कि इस नई सेक्टर से नई जॉब्स क्रिएट होंगी जो कि 6 लाख तक हो सकती हैं। और इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से गवर्नमेंट की ये भी उम्मीद है कि इंडिया के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे 1 लाख करोड़ रुपए तक कम, और ग्रीन हाइड्रोजन के यूज से हर साल होने वाले गैस एमिशंस भी कम हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल बहुत ही अच्छा फ्यूल है। इसकी काफी सारी क्वालिटीज हैं जो इसको काफी प्रेफरेबल बनाती है। वो क्वालिटीज हैं, हाइड्रोजन को काफी समय तक स्टोर किया जा सकता है। आई होप आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स की शेल्फ लाइफ काफी कम होती है। फ्रेंड्स, ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूल सेल्स में यूज किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और फ्यूल सेल्स की खास बात होती है कि एनर्जी प्रोडक्शन के बाद फ्यूल सेल्स में बाय प्रोडक्ट केवल ऑक्सीजन बचता है, विच इज नॉट बैड फॉर एनवायरमेंट एट ऑल कंपेयर टू कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स जो अपने इस्तेमाल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करती हैं, विच एड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन एक काफी अच्छा फ्यूल है और हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी भी बड़ा इशू नहीं है। हाइड्रोजन इज अबंडेंटली प्रेजेंट इन वाटर। हमारे आसपास प्रेजेंट वाटर में हाइड्रोजन अवेलेबल है, बट चैलेंज ये है कि उस वाटर से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना। तो ग्रीन हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके, और हाइड्रोलिसिस करने के लिए जिस एनर्जी को यूज किया जाता है वो एनर्जी रिन्यूएबल होती है। फ्रेंड्स, अब हम और अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन ग्रे भी होता है, ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है और कलर्स भी होते हैं। तो जैसे कि हमने बोला, हाइड्रोजन के ये अलग अलग कलर डिपेंड करते हैं कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है उस इलेक्ट्रोलाइसिस को करने के लिए किस तरीके की एनर्जी को यूज किया गया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को। ग्रे हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जिसमें फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाता है, पर फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल के साथ साथ स्टीम मेथड रिफॉर्मिंग का यूज किया जाता है, जो कि क्लाइमेट के लिए थोड़ा कम बुरा है। अब स्टीम मेथड रिफॉर्मिंग क्या है, ये डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है, आप वहां से इसके बारे में पढ़ लें। अब ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है? ब्लू हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फॉसिल फ्यूल्स को ही यूज किया जाता है, पर उन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस हुए कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं किया जाता, उसको कैप्चर करके स्टोर कर लिया जाता है। अब टर्कोइस हाइड्रोजन क्या होता है? इस हाइड्रोजन प्रोडक्शन मेथड में इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए पायरोलाइसिस मेथड यूज किया जाता है मीथेन गैस से। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए हैं कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, और उस इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए जो मेथड यूज हुआ है उस मेथड से उस हाइड्रोजन का कलर डिटरमाइन होता है। इसकी और डिटेल्स के लिए एज आई हैव सेड आप नोट्स को रेफर कर लें। फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है। इसका कॉन्टेक्स्ट है महाराष्ट्र की स्टेट असेंबली में उनके स्पीकर के द्वारा एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स पर लिया गया डिसीजन। अब ये जो आज एडिटोरियल है इससे रिलेटेड न्यूज को हमने कल डिस्कस किया था। वो एक मेजर न्यूज इवेंट था पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से। आई होप आपको उस न्यूज के बारे में पता है। एज्यूमिंग कि आपको उस न्यूज के बारे में पता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस एडिटोरियल। तो इस पीस में बोला गया है
कि महाराष्ट्र में हुए एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग से ये चिंता उठती है कि क्या असेंबली में स्पीकर के हाथ में पावर होनी चाहिए कि वो एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स पर सुनवाई करे। इस पीस के ऑथर कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं कि क्योंकि वो स्पीकर किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो जायज सी बात है कि हाई चांसेस हैं कि वो स्पीकर अपने डिसीजन में बायस्ड हो सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ ही है। तो महाराष्ट्र में हुए डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स में महाराष्ट्र के स्पीकर ने बोला है कि शिवसेना के दोनों ग्रुप, एक ग्रुप जिसको एकनाथ शिंदे हेड करते हैं और दूसरा ग्रुप जिसको उद्धव ठाकरे हेड करते हैं, इन दोनों ग्रुप्स में से किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की जरूरत नहीं है। उनका कंक्लूजन ये है कि शिवसेना का वो ग्रुप जिसको एकनाथ शिंदे हेड करते हैं वो रियल शिवसेना है और दूसरा ग्रुप रियल शिवसेना नहीं है। अब फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर का ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल मई में दिए गए वर्डिक्ट से काफी अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने मई में दिए गए वर्डिक्ट में बोला था कि महाराष्ट्र के गवर्नर का वहां पर एक फ्लो टेस्ट करना, कि महाराष्ट्र के गवर्नर का ही महाराष्ट्र में फ्लो टेस्ट को कंक्लूड करना, ये टेस्ट करने के लिए कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट के पास स्ट्रेंथ है भी या नहीं, गवर्नर का ये स्टेप ही गलत था। और महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर का एकनाथ शिंदे के ग्रुप के एक एमएलए को शिवसेना के विप के तौर पर कंसीडर करना भी गलत था। अब फ्रेंड्स, विप क्या होता है? विप एमएलए में से एक एमएलए होता है जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो बाकी और एमएलए को पार्टी के डिसीजंस कम्युनिकेट करेंगे। तो एक इम्परफेक्ट एनालॉजी में आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से आपके क्लासरूम में किसी को हेड बॉय बना दिया जाता है, तो विप भी इस तरीके का एक लीडर होता है। और उस विप की दिए गए डायरेक्शंस को अगर कोई एमएलए फॉलो नहीं करता तो उस एमएलए पर एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स लागू हो सकती हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के क्या क्या प्रोविजंस हैं, इस पर भी हमने कल के एडिशन में डिटेल में बात की थी। तो फ्रेंड्स, इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर ने लिए गए अपने डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि शिवसेना का कोई नया विप नहीं है, पर महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर ने उद्धव ठाकरे ग्रुप के एक एमएलए को जो विप थे उनको विप मानने से मना कर दिया और बोला कि वो व्यक्ति विप नहीं थे। और महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर बोलते हैं कि स्प्लिट के बाद इस पार्टी का विप चेंज हो जाता है और वो अपनी जजमेंट के दौरान एज्यूम करते हैं कि ये नया विप अब बिलोंग करता है एकनाथ शिंदे के ग्रुप से। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि एक 50 बच्चों की क्लास है जिसमें एक हेड बॉय है, पर उस 50 बच्चों की क्लास के 2 ग्रुप बन जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मई के डिसीजन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस क्लास के 2 ग्रुप में बंटने से यह मतलब नहीं कि इस क्लास के लीडर को चेंज कर दिया जाए, पर महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर ने एज्यूम किया है अपने डिसीजन मेकिंग में कि स्प्लिट होने के बाद शिवसेना का विप भी चेंज हो गया था। तो यहां पर महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस को फॉलो नहीं किया। तो महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर के इन डिसीजन को लेकर इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे वाला शिवसेना ग्रुप सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से अप्रोच कर सकता है, और वो अप्रोच कर सकता है इस अपील के साथ कि महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस को फॉलो ही नहीं किया। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में यह भी ऑब्जर्व किया था कि अगर कोई एमएलए अपनी पार्टी को छोड़ दे तो उस पर डिफेक्शंस की प्रोसीडिंग्स एप्लीकेबल होंगी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ये क्लेम करे कि वो ओरिजिनल पार्टी है और दूसरे व्यक्ति ओरिजिनल नहीं है वगैरह। महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर ये भी बोलते हैं कि एकनाथ शिंदे वाला ग्रुप जो अलग हो गया था उसके पास मेजॉरिटी है। मतलब शिवसेना के 55 एमएलए में से 37 एमएलए एकनाथ शिंदे वाले ग्रुप में है। पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दी गई जजमेंट में यह बोला था कि डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स के समय पर यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन मेंबर्स की परसेंटेज क्या है, कि उनका स्ट्रेंथ क्या है। अगर डिफेक्शन मेजॉरिटी के द्वारा भी किया जाता है तो भी वो डिफेक्शन कहलाएगा और वो सभी एमएलए डिस्क्वालीफाई किए जाने के लिए लायबल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि डिस्क्वालिफिकेशन करते समय यह देखा जाएगा कि उस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में और उस पार्टी के रजिस्टर होते समय, जब उस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ अपने आप को रजिस्टर किया था, तब उस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को क्या बताया था कि हमारे विप कौन है, हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर क्या है। और एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स के समय उन डिटेल्स को देखा जाए
और फिर डिसाइड किया जाए कि किसने डिफेक्ट किया है और किसने डिफेक्ट नहीं किया। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा। पर इस पीस के ऑथर एक और बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या स्पीकर्स के हाथ में ये पावर होनी चाहिए, कि क्या स्पीकर्स को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वो एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स पर एडजुडिकेट करें, उन पर फैसला करें। वो बोलते हैं कि स्पीकर्स इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इस वजह से उनके डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को लेकर। वो ये सजेस्ट करते हैं कि स्पीकर की जगह किसी और एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। फ्रेंड्स, ये आज का दूसरा एडिटोरियल है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वी आर कवरिंग इट। इसका कॉन्टेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लिया गया डिसीजन। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन के लिए किस स्टेट के टेब्ल्यू को सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब कौन सी स्टेट की झांकी को सिलेक्ट किया जाएगा और कौन से स्टेट को अभी मौका नहीं मिलेगा, उसके लिए एक रोटेशनल प्लान को डेवलप किया है। मतलब हर 3 साल में एक बार एक स्टेट को मौका मिलेगा अपनी झांकी को रिपब्लिक डे परेड में इंक्लूड करने का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इससे कोशिश है कि कोई कंट्रोवर्सीज ना हो, क्योंकि इस साल दिल्ली, पंजाब, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल की ये शिकायत है कि उनकी झांकियों को रिपब्लिक डे परेड में इंक्लूड नहीं किया गया। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये रोटेशनल प्लान काफी सही है, ठीक है और जायज है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑलरेडी एक स्क्रीनिंग मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक कमेटी स्टेट्स के प्रपोजल को इवैल्यूएट करती है और उस कमेटी में काफी रेप्यूटेड मेंबर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो इन झांकियों को डिजाइन करती है, उसके साथ भी 30 एजेंसीज एसोसिएटेड हैं जो ये काम करती हैं, और उन एजेंसीज को भी एक ओपन सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट किया गया है। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं जब इस सेलिब्रेशन से रिलेटेड सभी काम इतने तरीके से होता है, तो स्टेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस भी अपॉलिटिकल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट एडिशन। गुड बाय। नेक्स्ट एडिशन। गुड बाय। नेक्स्ट एडिशन।